तो भाई चलिए अब सीधा सौदा की हम लोग तैयारी करते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है आज मार्केट का, क्योंकि इतने बड़े सेल ऑफ के बाद खबरें भी कम आती हैं और बहुत सारी एक्सचेंज में आप देखोगे तो बहुत ऐसी खबर भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन पहले देखते हैं पिच रिपोर्ट क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है आज और किस तरीके से मार्केट ने अपने को दिया। तो कल अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, दोपहर बाद से, यानी जब मैं 1:30 बजे वाला शो कर रहा था, उस समय से फॉल शुरू हो गई थी। 2 बजे के बाद से लगातार बहुत तेज़ गिरावट हुई और मतलब मेरे ख्याल में 1:30 के बाद 250 पॉइंट निफ्टी गिरा है। उस समय तक 50 पॉइंट निफ्टी नीचे था। तो एक बड़ी सेल ऑफ आपको दोपहर के बाद देखने को मिली। कोई ऐसा बहुत नोन कारण नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो छोटी छोटी चीज़ें फ्लोट कर रही थी मार्केट में कि एक वेरिएंट है कोरोना का, कुछ मार्जिन बढ़ा दिए हैं एनएससी ने, एक एआईएफ पे आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, इस तरह की बहुत सारी खबरें फ्लोटिंग थी मार्केट में। तो लोग जोड़ के देखने की कोशिश करें कि क्या उसकी वजह से मार्केट में गिरा था, बट डायरेक्टली कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें से कोई इतना सीरियस रीज़न नहीं दिख रहा था जिसकी वजह से लगे कि मार्केट इतनी बड़ी तेज़ फॉल आएगी। अच्छा चले वाले इन कारणों को हम मान लेते तो ये इंडिया स्पेसिफिक कारण थे। यूएस में क्या हुआ, यूएस में भी सेकेंड हाफ जो मार्केट का था वो भी क्लोजिंग से 1.5 घंटे पहले, करीब 2 घंटे पहले मैक्सिमम, बड़ी फॉल वहाँ पे आई। लास्ट जब मैं देख के सोने जा रहा था तो S&P 7-8-9 पॉइंट ऊपर था, लेकिन आप S&P को देखिए, वहाँ पे 70 पॉइंट गिरा, बड़ी फॉल आई, लगभग 450-500 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा। तो मार्केट ने वहाँ पे भी एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी और एक ब्रॉडर मार्केट की प्रॉफिट बुकिंग देखी। सारे इंडाइसेस 11 के 11 S&P के इंडाइसेस रेड में बंद हुए। S&P में केवल 19 स्टॉक थे जो ग्रीन में थे, बाकी सब लाल में बंद हुए। ये इसको प्योरली आप प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखिए, क्योंकि मार्केट ने कोई ऐसा कारण नहीं ढूंढा या कोई ऐसी नीजर खबर आ गई हो जिसकी वजह से मार्केट एकदम से गिरने लगा हो, ऐसा नहीं था। ज़्यादातर जगहों पे आप देखिए, और चाहे वो नैस्डैक के कंस्टिट्यूएंट हों या डाउ वाले हों, सब में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और 7 हफ्ते से लगातार तेज़ी चल रही थी। तो उस तेज़ी पर रोज़ हम लोग जब सुबह चर्चा करते थे आशीष के साथ, तो ये बात जिक्र होता था कि भाई थोड़ी सी फॉल आ सकती है, गिर सकता है, लेकिन मार्केट इग्नोर कर रहा है तमाम सारी चीज़ों को। तो इस इग्नोरेंस के बीच में कल, अब अपने आप कोई भी रीज़न सोच सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक प्योर प्रॉफिट बुकिंग थी। कोई नोन रीज़न है, कोई अननोन हो तो मुझे नहीं पता, हो सकता भी हो भी, लेकिन प्योरली ये प्रॉफिट बुकिंग थी। क्रिसमस की छुट्टियों से पहले एक झटका मार्केट ने दिया, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि आज मार्केट रिकवर करेगा। हो सकता है हिम्मत जुटाने में थोड़ा वक्त लगे लोगों को कि बाइंग ना करें या स्टे अवे रहें, लेकिन आज कोई गिरावट का मुझे कारण दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा कोई रीज़न मुझे कल भी नहीं दिखा था जिसकी वजह से इतना मार्केट में गिरावट आनी चाहिए। तो एक आप कह सकते हैं कि एक कॉशियस पिच है आज की। स्टेडियम की पिच दिखाई भाई, वो जो पिच है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बस ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। बल्कि मैंने लिखा भी अपनी इस ट्विटर थ्रेड में, जब मैं ग्लोबल मार्केट दिख रहा था, कि एक जैसे आप सेल में अक्सर जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है प्राइस ड्रॉप, या ऑनलाइन आपने कोई चीज़ अपने बास्केट में डाल रखी तो उसमें अचानक से नोटिफिकेशन आता है प्राइस ड्रॉप। तो ये वही प्राइस ड्रॉप है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप बाइंग कर सकते हैं। जी, कोई रीजन आपको पता है क्यों गिरा था? कल तक तो लोग नीरज जी सेंटा रैली की बात कर रहे थे और अब क्रिसमस सेल की बातें कर रहे हैं। तो जो 24 घंटे में जो सिनेरियो चेंज हुआ है, आई थिंक डाउ में भी आपने अगर देखा होगा तो एक 1.25% का डिक्लाइन हमने देखा है। तो ओवरऑल जो सेटअप है काफ़ी कॉशियस वाला है। लेकिन जैसे नीरज जी आपने एप्टली पुट किया कि कोई बुल मार्केट को कोई चैलेंज अभी नहीं लग रहा है, अभी नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ एक झटका आ सकता है। 300-400 पॉइंट का टेक्निकल करेक्शन कह लीजिए या एक हेल्दी करेक्शन कह लीजिए, वो एक प्रोबेबिलिटी मार्केट में बनी हुई है। और मुझे लगता है नीरज जी, क्योंकि सेकेंड हाफ येस्टरडे बहुत प्रेशर में था और आज एक्सपायरी का माहौल भी है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा वीक रह सकता है बिल्कुल, और सेकेंड हाफ में एक बाउंस या एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई जो स्टॉक 100 रुपये से 200 रुपये हुआ है 3 महीने में, लॉजिकल है कि उसमें लोग प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 3 महीने में 100% का रिटर्न मिल रहा है, 150% रिटर्न मिल रहा है, इरेडा से स्टॉक 3 गुना हो रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रॉफिट बुक करेगा आदमी? तो ये एकदम लॉजिकल, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो देखते खैर, अगर दिन में कोई जानकार बताए कि ये कारण था तो शायद हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप सही करो कि चूँकि
डे आए सा दिन है एक्सपायरी वाला, तो उसके साथ होता है। एक दो दिन कंसोलिडेशन की मोड मार्केट जा सकता है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है फिर से ये रैली कंटिन्यू होगी, कोई रीज़न नहीं अभी। तो बताइए टीम कैसे बने, बड़ा कठिन दिन था, खबरें नहीं थी। अच्छा, जब खबरों को फ्लो रुक जाता ये मुझे समझ नहीं आया कि मैनेजमेंट कहते हैं आज खबर नहीं देनी, मार्केट ठीक नहीं है। और मतलब सच में दिक्कत हो रही है टीम बनाने के लिए, लेकिन बहरहाल टीम तो बना ही ली है हम लोगों ने। और शुरू करते हैं 3-3 स्टॉक से। और जो मार्केट का ओवरऑल सेटअप अगर हम देखें तो डिफेंस स्टॉक्स में अभी भी काफ़ी इंटरेस्ट है। दो डिफेंस स्टॉक्स जो शिपिंग साइड पे हैं, मझगांव डॉक और अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो कोची शिपयार्ड। दोनों ही स्टॉक्स में आप एक्शन देख सकते हैं। अगर हम कोची शिपयार्ड की बात करें तो रक्षा मंत्रालय के साथ जो इन्होंने करार किया है और जो इनको ऑर्डर मिला है वो लगभग 488 करोड़ का ऑर्डर मिला है। भारतीय नौसेना के रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इनको अवार्ड किए गए हैं। ऑब्वियसली एक प्रेशर में खुल सकते हैं स्टॉक, लेकिन लोअर लेवल्स पे इन सब स्टॉक्स में आपको बाइंग आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको ये स्टॉक्स जो डिफेंस वाले हैं एक बार्गेन पे मिले, तो लो लेवल्स पे अगर यहाँ इंटरेस्ट बनता है तो आपको मिलेगा ये स्टॉक खरीदने के लिए। दूसरा स्टॉक मझगांव डॉक जिसकी हम बात कर रहे थे, 1615 करोड़ रुपए का इनको रक्षा मंत्रालय से ऑर्डर आया है। और ये 6 पेट्रोल वेसल्स खरीदने के जो ऑर्डर हैं वो कुल मिला के लगभग 1600 करोड़ रुपए के बाहर के ऑर्डर्स हैं। यहाँ आपको भी अच्छा ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। और तीसरा जो स्टॉक मेरे लिस्ट में है वो भारतीय एयरटेल। और इन तीनों स्टॉक्स को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ क्योंकि मोमेंटम यहाँ बन सकता है लोअर लेवल से। भारतीय एयरटेल, लोकसभा ने जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास किया है, शायद इसका एक बेनिफिशियरी भारतीय एयरटेल आपको दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म्स जो है वो टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने प्रपोज किए थे जो लोकसभा ने अडॉप्ट कर लिए। तो टेलीकॉम बिल के पारित होने पे भारतीय एयरटेल भी रखिए फोकस में। ओके, तो ये 3 स्टॉक है, जिसमें 2 डिफेंस के। 2 डिफेंस काम को रुका नहीं है, चला जा रहा चले जा रहा देखते हैं आज क्या होता है। पहला स्टॉक जो मेरी टीम का है वो एक फार्मा कंपनी है, एस्ट्राजेनेका। और इसमें खबर आई कि एस्ट्राजेनेका की जो इंडियन यूनिट है वो 2024 से एक दवा लॉन्च करने जा रहे हैं। वो दवा ब्रेस्ट कैंसर की दवा है और उसको इनको बहुत दिन से इंडियन मार्केट में आना चाह रहे थे, तो उनको मंजूरी नहीं मिल रही थी और अब उसको मंजूरी मिल गई है। तो न सिर्फ यहाँ पे लॉन्च करने की, अब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि जनवरी से वो इसको मार्केट में लॉन्च करें। काफ़ी बड़ा साइज़ है और इसको वो पूरी तरीके से यहाँ पे लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एस्ट्राजेनेका के लिए एक अच्छी खबर है और अब ये इंडियन मार्केट में अवेलेबल होगी और इसको ये लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक है सीमेंट में अल्ट्राटेक। हालांकि खबर तो बहुत छोटी सी है, उन्होंने अपने क्लीन मैक्स जिसमें अपना स्टेक 26% लिया 20 करोड़ का, लेकिन सीमेंट स्पेस एज ए होल आप देखिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और इस वक्त जब भी हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तो इलेक्शन ध्यान में रहना चाहिए। चुनाव से पहले बहुत सारे ऑर्डर बैकलॉग्स क्लियर होंगे और सीमेंट की डिमांड आप और ज़्यादा बढ़ते हुए देखेंगे अक्रॉस द इंडिया, क्योंकि सीजनैलिटी भी नहीं है उसमें अब और तमाम सीमेंट कंपनियां इसका फ़ायदा उठा रही हैं। अल्ट्राटेक की एक स्टोरी आप ये देखिए कि जब वो 7000 के आसपास था तो उसने बहुत लंबा एक कंसोलिडेशन का पीरियड लिया, उसके बाद वहाँ से वन वे रैली में 10,000 तक गया था स्टॉक। अब कल की रैली में भी आप देखिए मात्र 1% की मामूली से करेक्शन इसमें आया है। मुझे लगता है इसको ध्यान रखना चाहिए। और आज वैसे भी थोड़े बड़े दिग्गज स्टॉक की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए जहाँ खबरें भी हैं और जहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है, तो अल्ट्राटेक भी ग्रीन में रख सकते हैं। बीजीआर एनर्जी एक छोटा स्टॉक है, हालांकि क्लोजर टू मार्केट के आसपास एक खबर आ गई थी, लेकिन इसमें खबर इनके लिए अच्छी नहीं है। केनरा बैंक ने इनसे कहा है कि 500 करोड़ रुपए का जो इनके ऊपर बकाया है तत्काल प्रभाव से उसका वो हिसाब किताब करें, यानी वापस करें, उसको क्लियर करें जो इनके ऊपर लाइबिलिटी बनी हुई। तो थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक में आज भी रह सकता है, तो बीजीआर को रेड में रख सकते हैं। बिल्कुल। और एकदम से रिकॉल कर लिया, अब भी का अब भी मांगता है, अभी तुरंत लेके आओ, मतलब ये तो तो बहरहाल ये तो है ही सारी चीज़ें। लेकिन दूसरे 3 स्टॉक्स पे भी चर्चा कर लेते हैं। और जैसे नीरज जी बता रहे थे, डिफेंस एक स्पेस है जहाँ ऑर्डर्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है बिजनेस पॉइंट व्यू से। रेलवेज़ भी एक सेक्टर ऐसा जहाँ ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर हम टेक्समैको रेल की बात करें तो इनको एक रेलवे मिनिस्ट्री का ऑर्डर आया है 3400 बॉक्स वैगन्स का,
और ये जो वैगन ऑर्डर है 3400 का, उसकी कुल वैल्यू जो है लगभग 1375 करोड़ के आसपास है। तो 1375 करोड़ का रेलवे का ऑर्डर इनको मिला है वैगन सप्लाई करने का। ऑब्वियसली ये स्टॉक भी एक छोटे समय काल में बहुत ज़्यादा रनअप हो गया है। कल 8-10% का हमने डिक्लाइन देखा था और शायद आज भी ये प्रेशर में रहे, लेकिन लोअर लेवल से फिर इससे एक बार कह रहा हूँ कि लोअर लेवल्स पे आपको शायद यहाँ खरीदारी के मौके मिले, तो इस स्टॉक पे रखिए फोकस, क्योंकि एक अच्छा ऑर्डर इनको हाथ लगा है रेलवे मिनिस्ट्री का। दूसरा जो स्टॉक है सेकंड थर्ड की लिस्ट में, उसमें जी की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ फिर से एक बार मर्जर को लेके एक हैंगओवर सा बना हुआ है। येस्टरडे सोनी ने कंपनी की जो रिक्वेस्ट थी रीनेगोशिएट करने की, लॉन्ग स्टॉप डेट यानी जो डील की मर्जर इफेक्टिव डेट है उसको एक्सटेंड करने की जो बात है, वो प्रस्ताव जो है वो मांग लिया है जी ने, और उसको सोनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि एंगेज करके बात करेंगे म्यूचुअल टर्म्स पे, कोशिश करेंगे कि डील ब्रेक थ्रू ना हो और कहीं ना कहीं एक एक्सटेंशन मिल जाए ट्रांजैक्शन को। लेकिन अभी भी कोई प्रकार का क्लैरिटी जी और सोनी के मर्जर पे नहीं है। बोर्ड को लेके कयास लगाए जा रहे हैं कि पुनीत गोयनका क्या रहेंगे नहीं रहेंगे, बहुत सारा मीडिया स्पेकुलेशन हो रहा है, लेकिन उसको साइड में भी अगर हम रख दें तो बहुत डील की टाइमलाइंस में आपको चेंजेस आती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिसके कारण स्टॉक फिर से प्रेशर में आता हुआ दिखे। ये स्टॉक एफएनओ बैन से बाहर भी आया है, तो शायद यहाँ एक शॉर्ट पोजीशंस जो है आज के सत्र में बन सकती है। तो ये एक स्टॉक है जो रेड में लेके चल रहा हूँ। सैटिन क्रेडिट, ये एक एनबीएफसी है जो 250 करोड़ रुपए का फंड रेज इन्होंने कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली, और ये भी एक स्टॉक है जहाँ लो लेवल्स पे इंटरेस्ट है, बुक वैल्यू के थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है फॉरवर्ड बेसिस पे, तो शायद यहाँ भी आपको एक लो लेवल्स पे खरीदारी का मौका मिले, क्योंकि फंड रेज हो गया है तो ऑब्वियसली ग्रोथ कैपिटल मिल चुका है कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये भी एक स्टॉक रखिए रेडार। ये बताइए जी की प्रॉब्लम क्या है? जी की प्रॉब्लम है मुझे लगता है जो प्रमोटर्स का जो सेबी ऑर्डर आया था कि बोर्ड पे आप नहीं रह सकते हैं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री पे आपको एक सबमिशन करना पड़ता है कि ये हमारा बोर्ड कंपोजिशन है और ये बोर्ड कंपोजिशन पे हमको अप्रूवल दीजिए, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में जो भी एमएनए होते हैं उसका अप्रूवल लगता है एमआईबी का, और इसमें सेबी ने एक अपना एक ऑर्डर डाल दिया है, और ऐसे भी नीरज जी बहुत इनको समय लगा है मर्जर को कंप्लीट करने के लिए। तो सोनी की कंडीशंस होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी, तभी सोनी ने कहा है कि इसको बातचीत करके सुलझाएंगे। अगर डील इतनी सीधी होती तो सोनी तो बहुत इजीली मर्जर डेट जो है वो चेंज कर देता कंपनी के फेवर में, बट थोड़ा बहुत टर्म्स एंड कंडीशन है। मुझे लगता है एक रफ राइड होने वाली है मर्जर की। इवेंचुअली अगर मर्जर हो भी जाए तो भी मुझे लगता है कि बीच का जो ये समय पीरियड है वो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है स्टॉक के लिए। बहुत दिन से फंसी हुई है इसमें, कुछ ना कुछ अड़ंगा पेच फंसा ही रहता है इसमें। तो देखते क्या इसके इन्वेस्टर भी भाई बहुत जिगर वाले होंगे, बहुत पेशेंस से बेचारे बैठे हुए हैं कब डील होगी क्या होगा। अच्छा, मेरे जो अगले 3 स्टॉक्स हैं उसमें 2 ऑयल कंपनीज हैं, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लगातार एक मोमेंटम में देखें, कल आप देखिए दोनों स्टॉक इतनी बड़ी गिरावट में भी मजबूती के साथ खड़े थे। इवन ऑयल इंडिया तो एक समय 14-15% ऊपर था, और गिरावट के बावजूद, कमज़ोरी के बावजूद देखिए 6% के आसपास जाके ऊपर बंद हुआ। ऑयल की जो प्राइस मोमेंटम है तो खैर ये अनयूजुअल था कि इतना बड़ी तेज़ी वहाँ क्यों हो रही थी, लेकिन अगर आप रीजनली जाएँ रीजन बेसिस पे तो ओएनजीसी के वैल्यूएशन इसलिए आपको बहुत कंफर्टेबल दिख रहे हैं क्योंकि जो अभी कॉप वाला हुआ ना, कॉप 26, उसमें ये एक तरीके से अनसेड कंसेंसस बन गया है कि फॉसिल फ्यूल अनचैलेंज्ड है नेक्स्ट 1.5 डिकेड तक। आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़ लीजिए गूगल करके अभी। इसलिए आप देखिए कि कोयले वाली कंपनी कोल इंडिया, ऑयल इंडिया, सेलान, एचओईसी, ओएनजीसी में क्रूड के प्राइस के इररिस्पेक्टिव रैली बनती हुई दिख रही है। क्रूड गिरता है तब भी ओएनजीसी चलता है, क्रूड चलता है तब भी ओएनजीसी चलता है। $75 का भाव है और ओएनजीसी 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। तो ये हमें लगता है कि इस सेक्टर को आपको बिल्कुल रडार पे अपने रखना चाहिए, स्क्रीन पर लगा रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मोमेंटम आगे वाले समय में आपको और देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए कल इतनी बड़ी फॉल हुई, सब जगह प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई और ओएनजीसी ने 200 के ऊपर सस्टेन किया। तो मुझे लगता है इसको रडार पे रखना चाहिए। तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया इसीलिए टीम में रखे हैं। 6th स्टॉक है ब्रिटानिया। ये एकदम प्योर डिफेंसिव प्ले है, थोड़ा सा हेज करने की कोशिश भी है कि जब मार्केट इतनी अनसर्टेनिटी है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि
क्यों रीजन से गिरा था। तो एफएमसीजी की तरफ आपको जाना चाहिए, जहाँ बड़े स्टॉक हैं, थोड़ा सेफ है और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। और इसमें भी देखिए कल इतनी बड़ी गिरावट के बीच भी ये मार्केट पॉजिटिव लिया इसने और ब्रिटानिया में एक मजबूती के साथ कामकाज हुआ। अब इसके भी आप चार्ट खोल के देखिए, इसी लेवल पे या 4500 के बीच में आसपास बहुत लंबा समय इसने गुजारा। HUL ने उतना ही लंबा समय गुजारा। डाबर तो खैर ऊपर नीचे होता रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट में थोड़ा सा इस तरीके का माहौल रहेगा तो फिर ये जो डिफेंसिव बेट बोले जाते हैं इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ब्रिटानिया को रखिए, ये देखिए 6 महीने के अंदर कितना लंबा कंसोलिडेशन इन्होंने देख लिया है, सेम प्राइस से बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ब्रिटानिया एक सेफ बेट, डिफेंसिव बेट के तौर पे रखा है मैंने इसको, तो आप इसको भी अपनी स्क्रीन पे लगा के रख सकते हैं। और नीरज जी, वो क्या होता है ना कि जो मंदी का मार्केट होता है ना, उसमें लोग चाय बिस्किट खाते हैं ज़्यादा। हाँ, तो कल गिरा मार्केट तो चाय बिस्किट ज़्यादा चलते हैं डीलिंग रूम। बेस्ट ऑप्शन है चाय बिस्किट, क्योंकि ऊपर वाले ऑप्शन में जा नहीं सकते। क्योंकि तेजी के मार्केट में आपको टाइम ही नहीं होता है। और फाइनली अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं क्या हो गया मार्केट में, कैसा हुआ, क्या क्या लग रहा है, और चाय पे चर्चा बहुत हो अच्छा, रही है, आप डीलिंग रूम करते हो रोज जो, तो कल कुछ घबराहट थी क्या? बिल्कुल सब मजे ले रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल घबराहट थी। इनफैक्ट अगर हम देखें तो जिस दिन वो 3 स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए, उसके बाद की 1-2 दिन की जब रैली बनी तो बहुत सारे लोग शॉर्ट्स में फंस गए थे। हाँ। तो फाइनली वो शॉर्ट्स जो है वो रिवाइव हो गए येस्टरडे अचानक से, क्योंकि लोगों ने REC शॉर्ट कर दिया, PFC शॉर्ट कर दिया, BPCL शॉर्ट कर दिया, HPCL शॉर्ट कर दिया, ONGC शॉर्ट कर दिया। फिर से वो रिवाइव हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने डिफेंस स्टॉक्स खरीदे थे, मिड कैप खरीदे थे, स्मॉल कैप खरीदे, क्योंकि आपकी बात सही है, क्योंकि 3-3 महीने में स्टॉक 100 गुना बढ़ रहे हैं, 150 गुना बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट कोई मुझे येस्टरडे डेटा बता रहा था कि 50 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी एक्सेल शीट बनाई है, तो आपको 300 स्टॉक्स मिलेंगे जिन्होंने पिछले 12 महीनों में 100% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। करेक्ट। तो इतनी बड़ी रैली हमने देखी है और फाइनली एक ब्रेक लगा येस्टरडे। तो मुझे लगता है एक लोग भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई अब पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स शफल करने चाहिए, कौन से वीड आउट करने चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ खाली स्टोरीज थी और शेयर बढ़ गए थे, कौन सी कंपनीज है जहाँ अर्निंग्स है और शेयर नहीं चले। तो मुझे लगता है वो फिर से एक इंट्रोस्पेक्शन का जो है ना, 1-2 दिन से वो टेस्टिंग टाइम हो गया। टेस्टिंग टाइम है। और मैं तो हमेशा इस फेवर में रहता हूँ। मैं अपने यूट्यूब वाले लाइव में रोज कहता हूँ कि भाई जहाँ प्रॉफिट बने लेते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको मार्केट खराब हो गया। स्टिल मुझे लगता है कि 1-2 दिन की स्टोरी, मार्केट फिर से वही आएगा, फिर स्टोरी सुनेंगे आप। तेजी का माहौल अभी भी रहने की संभावना है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अपने 6 स्टॉक मेरी और नितिन की टीम की देख लिए। अब अगले 4 स्टॉक्स में DLF 7वां स्टॉक है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने 770 रुपये का इसके लिए लक्ष्य तय किया है। उनको लगता है कि जो 2 और नए इनके प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसमें 500 यूनिट्स, जो पहली 500 यूनिट्स लॉन्च हो रही हैं सेक्टर 77 में दिसंबर 21 को। आज ही है क्या? 21 कल है, आज है 21 आज। तो उसको लेकर के बहुत होप में है ये। और उनको लगता है कि करीब 18,000 रुपये स्क्वायर फीट का भाव निकल सकता है। तो DLF को ध्यान रखिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी रियल एस्टेट में जो प्रीमियम वाले कंपनीज़ हैं उनकी रैली अभी यहाँ थोड़ी और कंटिन्यू रहेगी, तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। 8वां स्टॉक है रैलिस इंडिया। इसमें HSBC ने एक रिपोर्ट निकाली है एग्री सेक्टर की, तो उसमें कई सारे जो जिनमें पॉजिटिव रिपोर्ट वो यातिन भाई ने छापामारी कर ली। तो उन्होंने कहा जो उसने कहा HSBC ने, उसमें उन्होंने डाउनग्रेड किया रैलिस इंडिया को और रिड्यूस की कॉल देते हुए 195 का टारगेट रखा है। तो माहौल आज ठीक नहीं है मार्केट का, इसलिए इसको रेड में लेके चल सकते हैं। रैलिस एक ऐसा टाटा ग्रुप का स्टॉक है जो थक के राकेश झुनझुनवाला ने भी बेच दिया, सबने बेच दिया। और ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी जिसने एक सब्सटैंशियल पीरियड के लिए रिटर्न्स ही नहीं दिए इन्वेस्टर्स को कमा के। सर ऐसे बहुत 2-3 स्टॉक है। बहुत ही ये ऐसी कंपनी है जिसने परफॉर्मेंस दी नहीं। और HSBC की क्योंकि बात चल रही है तो इन्होंने आज UPL धनुका एग्री पे भी रिपोर्ट निकाली है। जैसे 2 स्टॉक मैं आपको और बताऊं, L&T फाइनेंस
M&M फाइनेंस, M&M इन्होंने रुला दिया इन्वेस्टर को। 10-10 साल 15-15 साल हो गए, परफॉर्म ही नहीं करते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम इनमें। वैसे उनमें से एक रैलिस भी है। M&M और L&T फाइनेंस की दिक्कत ये है कि जब वो अपने पैरों पे खड़े होकर दौड़ने लगते हैं तभी कोई इनको गिरा देता है। तो ये ऐसा है ना कि जब रैली बन जाती है तभी इनके एनपीए और साइकिल खराब हो जाती है, कलेक्शन की दिक्कत हो जाती है, कोविड आ जाता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, एक और जो सरकारी कंपनी चेन्नई वाली है रेपको, मोर देन अ डेकेड अंडर परफॉर्मेंस का हो चुका है उसका। पूरी दुनिया में लाइफ हाई बन गया और रेपको में नहीं बना। तो खैर कुछ ऐसे स्टॉक है जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता उनका। 9th और 10th में मेटल में NMDC और मॉइल में ध्यान रखिएगा। एक तो PSU की वजह से लिया, दूसरा मुझे लगता है कि इन पे ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि चीन में अब बातें चल रही कि शायद वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म की लैंडिंग है वो और ईज करने की तैयारी चल रही है। अपनी इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए लगातार वो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ इनको स्क्रीप लगा रखिए। अगर मेटल में रौनक आती तो NMDC और मॉइल आपके लिए बेटर हो सकता है। चलिए, और मेरे 4 स्टॉक्स में सबसे पहले शुरू करूंगा वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स। देखिए, ये 2 कंपनियां ऐसी हैं जहां एक होप रैली हुई थी, लेकिन येस्टरडे एक सेल ऑफ हुआ था। लॉन्ग अनवाइंडिंग एफएनओ में देखने को मिल रही है, तो शायद आज भी वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर में प्रेशर बना रहे। वोडाफोन आइडिया के फंड रेजिंग पे कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत होप्स थी, बहुत मीडिया स्पेकुलेशन था कि फाइनली एक फंड रेजिंग हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। तो शायद यहाँ आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नज़र पड़े। तो वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, ये दोनों स्टॉक्स रेड में लेके चल रहा हूँ। और आखिर में नीरज जी ने बात की थी एग्री इनपुट्स स्टॉक्स की, जहाँ HSBC का रिपोर्ट आया है। इनको लगता है कि सेकेंड हाफ में एक सुधार देखने को मिलना चाहिए। जो चाइना से डंपिंग हो रही थी, ग्लोबल डंपिंग हो रही थी एग्री केमिकल्स में, शायद वो अब इंप्रूव होती दिखाई दे सिचुएशन। UPL में इनकी बाई की रेटिंग है, टारगेट है 750, और धनुका एग्री में इनकी टारगेट जो है पहले 925 थी, अब इसको बढ़ा के 1200 रुपये कर दिए। तो दोनों UPL और धनुका एग्री ग्रीन में लेके चले। चलिए क्विकली एक छोटा सा ब्रेक और वापस से लौटेंगे तो 10-10 स्टॉक आपके सामने रैप करेंगे। नमस्कार, सीधा सौदा में आपका स्वागत है और 10-10 स्टॉक्स का टीम रैप अब शुरू कर देते हैं। सबसे पहले भारती एयरटेल, लोकसभा ने टेलीकॉम बिल पारित कर दिया जिसका फायदा इस कंपनी को हो सकता है। इसके बाद टेक्समैको रेल, इनको लगभग 1375 करोड़ का रेलवे वैगन का ऑर्डर आया है, जिसके कारण स्टॉक आज फोकस में रहेगा। इसके बाद जी एंटरटेनमेंट, मर्जर पे क्लैरिटी नहीं है, शायद आज भी स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। इसके बाद सैटिन क्रेडिट कार्ड रखी रेडार पे, फंड रेजिंग इन्होंने कर दी है 250 करोड़ रुपए की। कोची शिपयार्ड और मझगांव डॉक, इनको डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय से बड़े ऑर्डर्स हाथ लगे हैं, जिसके बाद ये स्टॉक आज फोकस में रहेंगे। फिर से एक बार वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर, ये दोनों स्टॉक्स फोकस में। एफएनओ में अनवाइंडिंग और फंड रेजिंग पे कोई क्लैरिटी नहीं, शायद दोनों स्टॉक्स आज भी आपको प्रेशर में दिखाई पड़े। UPL धनुका एग्रीटेक का यहाँ एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जहाँ टारगेट्स अपग्रेड किए गए हैं। UPL पे HSBC की खरीदारी की सलाह है, 750 का टारगेट, और धनुका पे 1200 रुपये का टारगेट रखा गया है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये दोनों स्टॉक्स बेहतरीन तरीके से आपको परफॉर्म करते हुए सेकेंड हाफ पे दिखाई दे सकते हैं, ऐसा HSBC का मानना है। चलिए मेरी टीम में सबसे पहला एस्ट्राजेनेका है और इन्होंने एक नई दवा है इनकी जो ब्रेस्ट कैंसर की है, और इसको ये जनवरी से भारत में लॉन्च करें। इनको भारत के जो रेगुलेटर हैं उनसे अप्रूवल मिल गया, तो ये ब्रेस्ट कैंसर की दवा इंडिया में लॉन्च हो रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट में एक तो सीमेंट के सेक्टर ही है, साथ ही एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है जो अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए। BG एनर्जी से केनरा बैंक ने कहा है कि 500 करोड़ रुपए इमीडिएटली क्लियर करें, तो ये एक बड़ा दिक्कत हो सकती है इनके लिए। ONGC और OIL में लगातार तेज़ी बनी हुई है और क्रूड की वजह से जो रेड सी में प्रॉब्लम हो रही है उससे प्राइसेस स्ट्रॉन्ग है। ब्रिटानिया एक डिफेंसिव प्ले रखी है। DLF पे एक रिपोर्ट आई मॉर्गन स्टैनली की, 750 के आसपास के टारगेट दिए जा रहे हैं। रैलिस इंडिया में HSBC की रिपोर्ट है, रिड्यूस यानी का घटाने की कॉल है, 195 का टारगेट दिया गया है। NMDC और मॉइल में तेज़ी हो सकती है क्योंकि चाइना में सस्ता लोन प्रोवाइड किया जा रहा है रियल एस्टेट को, तो मे भी आज आपको देखने को मिल सकती है एक रैली इसमें।